जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। आज का विषय है शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन। ये 21 अगस्त को कर्क राशि में आ रहे हैं और कर्क राशि में आकर इनका कैसा रिजल्ट रहेगा, यहाँ पर ये 24 दिन तक रहेंगे। तकरीबन 14 सितंबर को ये फिर राशि परिवर्तन करेंगे। तो इस बीच में इनका कैसा रिजल्ट होने वाला है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा बात ये भी कर देते हैं कि शुक्र जो है वो आपके बेसिकली मेन ग्रह जो है वो एक तो धन के मालिक हैं, काल पुरुष कुंडली के धन भाव के। फिर सप्तम भाव जो मूल त्रिकोण राशि तुला पड़ती है यहाँ पर, उसमें ये रिलेशनशिप के स्वामी हैं, रिलेशनशिप को देखते हैं। तो ये दो बड़े जिम्मेदारियाँ इनके उस पर हैं और वैसे सौम्य ग्रह कहे जाते हैं। बहुत ही जहाँ भी बैठे होते हैं बड़े अच्छे रिजल्ट देते हैं। ज़्यादातर 12 राशियों में ये 12 जब भी गोचर करते हैं तो उसमें से 9 में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। ऐसा इनका रहता है प्रवृत्ति। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम चर्चा करेंगे कि आपके लिए हर एक राशि के लिए किस तरीके के परिणाम देने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे भी लाभ उठा सकें। कोई सुझाव, कोई प्रश्न हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। देर सवेर लेकिन उत्तर ज़रूर दूंगा। इसके बाद अब चलिए शुरू करते हैं मेष राशि के लिए। सबसे पहले मेष राशि के लिए शुक्र जो है धन भाव और सप्तम भाव के स्वामी होते हुए चौथे घर में आ रहे हैं। चौथा घर बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर ये बली होते हैं और कर्क राशि है। कर्क राशि इमोशनल राशि है और वैसे भी जब इमोशनल राशि में आ रहे हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा भावुक होंगे। आपके अंदर जो है बेसिकली इमोशंस, वैसे भी क्योंकि शुक्र रिलेशनशिप को देखते हैं और साथ में चंद्र की राशि में आएंगे तो और ओवर इमोशनल हो जाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है क्योंकि आपको अपनों के बारे में बहुत ज़्यादा ख्याल रहेगा, बहुत ज़्यादा चिंता रहेगी। तो ठीक है, अच्छी बात होती है कि अपनों के लिए चिंता करना, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा चिंता करना भी एक नेगेटिव बन जाता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और वैसे यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देंगे। वाहन वगैरह का सुख देंगे, प्रॉपर्टी से आपको लाभ दे सकते हैं, माता के लिए सुख रहेगा। तो यहाँ पर शुक्र की स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। अब बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी हैं और वृषभ राशि के स्वामी होकर तीसरे घर में बैठेंगे। तीसरा घर बेसिकली देखा जाए तो छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलेगा, आपको छोटी यात्राओं में सहायता मिलेगी। आप जो स्किल दिखाएंगे अपने या कोई काम करने का जो तरीका है वो सॉफ्ट स्किल रहेगा और आप कोई आर्ट फॉर्म में भी कुछ महारत हासिल कर सकते हैं। तो ये प्रवृत्ति रहेगी। वैसे ओवरऑल यहाँ पर भी शुक्र के रिज़ल्ट अच्छे रहते हैं, लेकिन मूल त्रिकोण राशि क्योंकि पड़ती है छठे घर में, तो छठे घर के स्वामी होकर तीसरे घर में बैठेंगे तो कुछ ना कुछ थोड़ा स्ट्रगल भी रहेगा। दोनों चीज़ें देखी जाएंगी। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए शुक्र जो है वो 12वें और पंचम भाव के स्वामी है। पंचम भाव बहुत अच्छा भाव है, क्रिएटिविटी का भाव है और ये बैठेंगे दूसरे घर में। कर्क राशि दूसरे घर में पड़ेगी तो इसका मतलब ये कि आपकी वाणी बहुत मीठी होगी। आप मीठे व्यंजनों में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाएंगे। तो अगर आपको डायबिटीज़ वगैरह है तो थोड़ा ध्यान रखें। बाकी परिवार के प्रति आपका काफ़ी एक रुख बहुत ही इमोशनल और केयरिंग रहेगा। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा ओवरऑल गोचर मिथुन राशि वालों के लिए। और थोड़ा बहुत हो सकता है आपके खर्चे भी हों, ये सब दिखा रहा है। क्रिएटिविटी में आप कुछ अच्छा कर पाएंगे
और जो भी आप बच्चों के लिए भी करेंगे तो उसमें भी आपके बच्चों प्रसन्न होंगे आपसे। अब बात करेंगे कर्क राशि। तो कर्क राशि में तो पहले घर में ही आ रहे हैं शुक्र, आपकी पर्सनालिटी में निखार लाएंगे और आपको ओवर ज़्यादा इमोशनल बनाते हैं यहाँ पर बैठ के। तो थोड़ा अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए। अपनों के प्रति ख्याल रखना एक अच्छी बात है, लेकिन ओवर इमोशनल होना थोड़ा सा तकलीफ देता है, दिल में दर्द होता है ज़्यादा, तो दूसरों को भी परेशानी सी महसूस होती है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। बाकी आपके लिए यहाँ पर क्योंकि शुक्र जो है वो आपके लिए सप्तम भाव के स्वामी हैं और एकादश भाव के स्वामी हैं, आपको लाभ भी देंगे और साथ में आपके सुख स्थान के मालिक होते हुए आपके सुख में भी वृद्धि करेंगे। तो यहाँ स्थिति अच्छी है। अब बात करेंगे सिंह राशि। सिंह राशि के लिए शुक्र का गोचर जो है वो 12वें घर में होने जा रहा है। 12वें घर में शुक्र की स्थिति अच्छी रहती है, लेकिन आप अपने लग्जरीज पर खर्चा करेंगे और थोड़ा बहुत इमोशनल भी होंगे और इमोशनल होके कुछ ऐसे खर्चे कर देंगे जो आपको ओवर द लिमिट जाके नहीं करने चाहिए। तो अपने खर्चों पर नियंत्रण करें, क्योंकि आपके लिए शुक्र जो है वो दशम भाव के स्वामी हैं। एक तो कुछ कैरियर में भी आपके कुछ बदलाव लेके आ सकते हैं, कोई ट्रांसफ़र हो सकती है या कोई प्रोफाइल चेंज हो सकता है आपका, और साथ ही में ये आपके लिए बनते हैं तीसरे घर के स्वामी। तो तीसरा घर बेसिकली पराक्रम का होता है, तो आप पराक्रम से अपने लिए कुछ जुटा पाएंगे, लेकिन फिर भी आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना होगा और कार्यक्षेत्र में जो भी अगर बदलाव आते हैं उसे पॉजिटिव लें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब बात करें कन्या राशि के लिए। तो कन्या राशि के लिए शुक्र जो है वो धन भाव के स्वामी हैं, भाग्य स्थान के स्वामी हैं और ये बैठेंगे आपके 11वें घर में। तो ओवरऑल आपका भाग्य भी मजबूत होगा, धन में भी काफ़ी अच्छी वृद्धि होगी। कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छी गोचर है, जिससे आपको काफ़ी अच्छे लाभ मिलते हुए नज़र आते हैं। और अब बात करेंगे तुला राशि। तुला राशि के स्वामी हैं शुक्र, लेकिन साथ में है क्योंकि अष्टम भाव के भी स्वामी हैं जो वृषभ राशि पड़ती है, तो यहाँ पर मिक्स रिजल्ट देते हैं। हालांकि 10वें घर में बैठेंगे तो 10वें घर में ये जो स्वामी हैं अष्टम भाव के होते हुए, तो ये बता रहे हैं कि आपको कुछ काम करने के जो तरीके हैं उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लानी पड़ेगी, कुछ नयापन लाना पड़ेगा, ताकि जिससे जो आपके सीनियर्स वगैरह हैं या जो भी आप बिज़नेस करते हैं उसमें कुछ वृद्धि हो सके। तो ये आपके लिए गोचर बता रहा है। साथ ही में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डिलेस, कुछ रुकावटें, कुछ, क्योंकि जब आप चेंज करते हैं तो ये सब भी आपको देखने को मिलेगा। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओवरऑल रिलेशनशिप आपके काम के क्षेत्र में ठीक ठाक रहेंगे, यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए शुक्र जो है वो 12वें घर के और सप्तम भाव के स्वामी हैं। सप्तम भाव व्यवसाय से भी जुड़ा हुआ है, आपके पति पत्नी के रिश्तों का है, पार्टनरशिप का है। तो बाहर के जितने भी लोगों से आप मेल जोल करते हैं, उनसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये सब इसी से देखा जाता है। और शुक्र जो है वो बैठेंगे नवम भाव में। तो यहाँ पर ओवरऑल स्थिति तो ठीक है, आपके रिलेशनशिप भी ठीक रहेंगे, पार्टनरशिप भी ठीक ठाक चलती रहेगी। और 12वें घर के स्वामी होकर नवम भाव में बैठते हैं तो आपकी हो सकता है कुछ लंबी यात्राएं हों, कुछ खर्चे हो सकते हैं। इन सब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। अब बात करें धनु राशि। तो धनु राशि के लिए छठे और 11वें घर के स्वामी हो जाते हैं ये, और बेसिकली देखा जाए छठे और 11वें घर के स्वामी होकर 8वें घर में बैठेंगे। तो एक तो विपरीत राजयोग बनाते हैं जहाँ पर छठे वाले अगर 12वें में बैठे हों, दूसरा लाभ स्थान के मालिक होकर 8वें में बैठेंगे तो लाभ में कुछ ऐसे अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट हो सकते हैं कि कभी बहुत नुकसान हो जाए और कभी अचानक से बहुत फ़ायदा हो जाए, क्योंकि 8वें घर के रिजल्ट प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो सडननेस रहती है इसमें, तो किसी तरीके से भी ये आपको या तो फ़ायदा पहुंचा सकते हैं या नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। थोड़ा सा केयर करके चलिएगा, अपनी कैपेसिटी देख लीजिएगा कि कितने तक नुकसान उठा सकते हैं
और फ़ायदे की तो खैर कोई बात ही नहीं है कि अगर फ़ायदा होता है तो दैट इज़ वेल एंड गुड। बाकी छठे घर के क्योंकि आपके स्वामी हैं तो स्ट्रगल में आपको ये मदद करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको फ़ायदा रहेगा। अब बात करते हैं मकर राशि। तो मकर राशि के लिए शुक्र जो है वो एक किस्म से योग कारक ग्रह हैं, क्योंकि दशम भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं। एक त्रिकोण भाव है और एक केंद्र स्थान है, और ये बैठेंगे आपके सप्तम भाव में। तो सप्तम भाव बेसिकली कारक भी हैं शुक्र सप्तम भाव के, और कहते हैं कि कारक ग्रह अपने ही जहाँ पर कारकत्व होते हैं इसके, वहाँ अगर बैठे हो तो उसका नाश करते हैं। यानी कि नाश किस सेंस में करते हैं कि आपके रिलेशनशिप काफ़ी बढ़ेंगे। तो रिलेशनशिप जब बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मैरिटल रिलेशनशिप में कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो यहाँ एक बड़ी थिन लाइन होती है रिलेशनशिप में, तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आपके लिए जो है रिश्ते बिल्कुल ठीक चलेंगे, ताकि कोई उसमें परेशानी ना आए। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी। बाकी जहाँ तक बात है आपके कार्यक्षेत्र की, तो कार्यक्षेत्र के स्वामी यहाँ पर 7वें में बैठे हैं तो उसमें वृद्धि होगी, और व्यवसाय करते हैं तो उसमें भी वृद्धि दिखाई देती है। और पंचम भाव के स्वामी होकर सप्तम में बैठे हैं तो आपके जो प्रेम प्रसंग वगैरह हैं वो मैरिज में कन्वर्ट हो सकते हैं। क्रिएटिविटी का कोई काम करते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा फ़ायदेमंद हो सकता है। तो ये सब चीज़ें, बाकी धन का लाभ भी होता हुआ दिखाई देता है। अब बात करें कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए भी शुक्र जो है वो योग कारक हैं। कैसे? क्योंकि चौथे घर के स्वामी हैं। चौथा घर आपका पड़ता है वृषभ राशि, और नवम भाव जो कि तुला राशि पड़ती है भाग्य स्थान, तो इसके लिए ये छठे घर में बैठेंगे। छठा घर में शुक्र की स्थिति कमज़ोर गिनी जाती है। यहाँ पर बेसिकली 100 में ग्रह होते हुए स्ट्रगल करेंगे, तो इमोशनली भी हो जाए तो और थोड़ा डाउन हो जाते हैं। तो यहाँ इनके लिए थोड़ी परेशानी रहेगी, अपने आप से जूझना पड़ेगा कोई लाभ उठाने के लिए और कोई फ़ायदा उठाने के लिए। हालांकि भाग्य स्थान के स्वामी होते हुए थोड़ा बहुत भाग्य आपका काम करेगा, लेकिन फिर भी आपको हर चीज़ स्ट्रगल से मिलेगी। तो स्ट्रगल करते रहिएगा तभी आपको लाभ मिलेगा। मीन राशि की बात करें तो मीन राशि के लिए शुक्र का गोचर होने जा रहा है पंचम भाव में। अब मीन राशि के लिए तीसरे और 8वें घर के स्वामी हैं और पंचम भाव में बैठेंगे। इसका मतलब ये कि आपके क्रिएटिविटी के कामों में वैसे तो फ़ायदा देते हैं, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं कुछ डिलेज भी होंगी, कुछ रुकावटें भी होंगी, जिससे आपको थोड़ी सी परेशानी भी होगी। धन का भाई भाव है, पंचम भाव लक्ष्मी स्थान भी है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ रुकावटें आ सकती हैं। लेकिन पंचम भाव वैसे एक अच्छा भाव है जहाँ पर शुक्र जो है वो आपको क्रिएटिविटी की फील्ड में आपको मदद करते हैं। आपका नाम होता है, आप कुछ ऐसे गहरे चीज़ों को निकाल के लोगों के सामने पेश करते हैं जो आपके लिए एक बहुत ही एक नया अनुभव होता है। तो रिसर्च वगैरह करते हैं तो रिसर्च में आप बहुत अच्छे कर सकते हैं। तो ये इस तरीके के परिणाम देते हैं। तो ओवरऑल 12 राशियों का ये रिजल्ट था। आपकी कुंडली में शुक्र कैसे बैठे हुए हैं, और अगर ऐसे रिजल्ट अच्छे नहीं दे रहे तो आपको उसके लिए उपाय करने चाहिए शुक्र के उपाय सबसे अच्छे होते हैं कि आप एक तो अपने आसपास का वातावरण बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें, और जितने भी अगर आप अच्छे कपड़े पहने और परफ्यूम वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, महिलाएं जितनी भी हैं आपके घर में या बाहर, उन सब का आदर करें और माँ दुर्गा की आराधना करें। ये सबसे अच्छा उपाय रहेगा। बाकी व्यक्तिगत रूप में कोई भी समस्या है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। धन्यवाद।